हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है 14 दिसंबर को होगा। अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो पेडागोजी 15 मार्क्स की आपकी पूछी जाती है। अब मैंने कंटेंट का क्लास पूरा करा दिया है, ठीक है, जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 2 घंटे की 2.5 घंटे क्लास होगी तो आप देख लीजिएगा, कल मैंने कराया था, ठीक है। और आज हम बात करेंगे पेडागोजी की, जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या है पेडागोजी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी ने 1975 में सबसे पहले जो हुआ था एनसीएफ का निर्माण किया गया था। ठीक, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? एनसीएफ का। एनसीएफ कब आया था? ये आया था 1975 में, पहले आया था। तो उसी की क्या रणनीति थी? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 के नीति दस्तावेज किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, इसका क्या है, द कैरिकुलम फ्रेमवर्क ईयर स्कूल। ठीक है, तब ये था। और 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या के रूपरेखा की सिफारिश की गई। प्राथमिक स्तर पर ही एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाए। अब सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, इसमें एनसीएफ में जब आया था, ये सबसे पहले आया था 1975 में। तो एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। और ये जो है पहले जो थी 10+2 पे थे। ठीक है, 10+2 पे थी। तो 10 वर्षीय के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा रखी गई थी। इसकी सिफारिश जो की गई थी, सिर्फ पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाए प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह प्रस्तावित किया गया था कि पहले 2 वर्षीय में कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन, प्रकृति, सामाजिक पर्यावरण दोनों को देख के, और जबकि आपका जो है थर्ड एंड फिफ्थ सामाजिक अध्ययन के सामान्य विज्ञान के अलग अलग हिस्से होंगे, जिसमें भाग 1 एंड भाग 2 कहा जाएगा। देखिए, जो आपका बच्चा छोटा है प्राथमिक में, तो उसमें जो है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से ही आपको सामाजिक विज्ञान सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आपका बच्चा क्या है, बड़ा हो जाता है कक्षा थर्ड से और फिफ्थ तक के लिए, तो उसमें अलग अलग क्या है सब्जेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे कि पर सामाजिक अध्ययन अलग और सामान्य विज्ञान अलग, तो उसके भाग कर दिए गए हैं। ओके, तो ये 1975 में हुआ था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। 1988 में क्या हुआ है, फिर 2005 में, क्योंकि अब जैसे 1988 से पूछ लिया जाता है, फिर एनसीएफ 2005 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1988 में क्या हुआ था। तो 1988 में जो है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो 1988 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए सामान्य दृष्टिकोण रखा। अब 2000 में क्या हुआ है? 2000 का देखिए, 2000 में जो हुआ है, एनसीएफ ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को भाग आपका जो है सेकंड से फिफ्थ तक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए संप्रति 2 अलग अलग भागों को बजाय पूरे प्राथमिक चरण के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। मतलब पहले क्या था, इसमें भाग अलग कर दिए गए थे थर्ड और फिफ्थ में। लेकिन जो एनसीएफ 2002 आया, एनसीएफ 2000 के अंतर्गत आया, तब एक ही भाग के अंतर्गत आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, सिर्फ एक के बुक के कारण। ठीक है, अब चलते हैं एनसीएफ। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो का एनसीएफ 2005 से बहुत ज़्यादा एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आपको जो 4 बार आया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जिसने अभी तक को वीडियो शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है। देखिए, एनसीएफ 2005 में क्या हुआ, तो ये याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक वर्षों के दौरान पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण को जारी रखने और इसे मजबूत रखने का अहम किया गया है। विज्ञान के शिक्षक के राष्ट्रीय फोकस समूह ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित विचारों अवधारणाओं को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पेश करने की सिफारिश की गई। स्वास्थ्य और शरीर शिक्षा को एक ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे मजबूत करने को भी सिफारिश की गई है। ठीक है, ये अंतर्गत 2005 के अंतर्गत कहा गया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एनसीएफ 2000
पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र को बढ़ाने की सिफारिश की। अब क्या है, जैसे आपको अगर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो एक ही पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपको प्राथमिक में पढ़ाना, अलग बुक से नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलते हैं कि अब इसमें कितने अंतर्गत आते हैं, जैसे कि परिवार और दोस्त। इसकी जो ईवीएस की थीम है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ईवीएस की थीम कितनी है? 6 है। क्या है? परिवार और दोस्त, भोजन, घर, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं। और परिवार और घर के बीच के अंतर्गत कितने आते हैं? तो ये भी आपकी उप थीम जो आती है ये 4 होती है। कौन कौन सी? जानवर, पौधे, संबंध और कार्यखेल, ये उप थीम है। और ऐसे जो थीम 6 थीमें हैं, तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में कि कौन कौन क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्या है, ये जानेगा। पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। देखिए, पर्यावरण का ज्ञान होना पर्यावरण अध्ययन है। जैसे आपका पर्यावरण ज्ञान होना पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण शिक्षण के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है और इससे संरक्षण की बात भी होती है। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण शिक्षण के लिए सीमाएं तोड़ने की बात की और दैनिक जीवन से जोड़ने पढ़ने की बात की गई। देखिए, एनसीएफ में कहा गया है कि अगर आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो बच्चों को दैनिक जीवन के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाइए। जैसे क्या है, जैसे आप भ्रमण पे ले जा सकते हो, कहीं घुमाने ले जा सकते हो, तो उससे पर्यावरण अध्ययन का बच्चों का ज्ञान होगा। जैसे सीमाएं कौन कौन सी हैं? सीमाएं जैसे विद्यालय की कक्षा की पाठ्य पुस्तक की। जैसे एनसीएफ के अनुसार बच्चों को दैनिक जीवन से ही अवसर उपलब्ध कराने और पर्यावरण शिक्षण गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। जैसे कौन कौन सी होनी चाहिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत क्या आता है? सहयोगी परियोजना होनी चाहिए। क्रियाकलाप के जितना बच्चा आप क्रियाकलाप आप कराओगे, जैसे क्रियाकलाप क्या, जो चीजें आप बच्चों को अगर क्षेत्र भ्रमण पर ले गए, ठीक है, तो उसमें आप बच्चों को पूछोगे ये किसका पेड़ है, तो बच्चा भी बताएगा हाँ ये नीम का पेड़ है। इसमें क्या होता है, कैसे उगता है, तो ये आप इसको क्रियाकलाप करो, करके सीखने को प्रतिबल देना है। प्रकृति का वातावरण होना चाहिए। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है कि नकल करना, अनुभव करना। ठीक है, जैसे अनुभव होना चाहिए। अवलोकन करके जैसे आपको चीजें देख देख के कर रहा है और बाल सक्रिय रहता है। ये क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आते हैं। अगर कहीं भी देखने को मिल जाए क्षेत्र भ्रमण, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, साधन नहीं। देखिए, जब आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया पाठ्य पुस्तक क्या होती, तो पाठ्य पुस्तक आपका एक साधन है। ठीक है, क्योंकि आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी नॉलेज ले सकते हो। जैसे कि आप सीटेट का भी पेपर आपका है, तो आप एक चीज तो क्या है, जो है आपको बुक पढ़ ही रहे होगे, जो है एनसीएफ के द्वारा, जैसे एनसीईआरटी बुक है आपकी 4 एंड 5 एंड 3 की। तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, जैसे थोड़ी, ठीक है, वो चीज़ें जान सकते हो। तो एक पाठ्य पुस्तक का है, एक क्या है, साधन है। जैसे इसमें हो जाएगा अवधान, धारण, पुनः पुनः उत्पादन और अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो पहले हम महत्व जानेंगे, फिर एकीकरण का अध्ययन जानेंगे। तो पर्यावरण महत्व क्या है? देखिए, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक क्षमताओं का विकास करना। और यह सिर्फ रटने जैसे रोट नहीं होगा। ठीक, रोट लर्निंग पे आपको जोर नहीं देना है। इसके विकास के लिए पर्यावरण के साथ जुड़ाव, अनुभव की आवश्यकता होती है। बच्चों को क्या है, बच्चों को रटने पे आपको फोकस नहीं करना है। बच्चों को आपको कैसे जोड़ना है? भावनात्मक से जोड़ना है, सामाजिक, शारीरिक क्षमताओं से विकास कराना है। ये पर्यावरण का महत्व है। अगला पॉइंट हो जाएगा, पर्यावरण का अध्ययन कराते समय सबसे पहले वास्तविक संसार मतलब उसके वास्तविक जीवन से परिचय कराना, जिसमें वो रहते हैं। जैसे उसकी दिनचर्या जो है बच्चे की, जैसे आप जिस दिनचर्या में रहते हो, तो उस आपका वास्तविक जीवन के आप जो चीजें करते हो, तो उससे पहले बच्चों को परिचित कराना, जो भी उसकी दिनचर्या है, तो उससे बच्चे क्या है, जल्दी सीखेंगे। अगला देखिए, अगला हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की समझ का ज्ञान कराती है।
कि किस प्रकार हम भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार हम प्रभावित होते हैं। तो ये चीज़ आपको कराना है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन आपको अगर पढ़ाना है बच्चों को तो भौतिक के माध्यम से, जैविक के माध्यम से, सामाजिक संस्कृति की पर्यावरण की परस्पर क्रिया आप कराओगे। जैसे बच्चे का समाज है तो समाज के अकॉर्डिंग बच्चों को जोड़ के पढ़ाओगे, और संस्कृति जैसे कि होली, दीपावली सब आते, तो उन चीज़ों को आप क्या क्या है बच्चों को गुण बताओगे, क्यों ये मनाया जाता है, किसके कारण। तो समाज के अकॉर्डिंग ही बच्चों को ये चीज़ें का पता चलेगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन कराने का उद्देश्य है कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि वह पर्यावरण से संबंधित किसी भी मुद्दे को समझ सके और उसका क्या है समाधान खोज सके। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों के हाथ से काम करने। जैसे हाथ से क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। जितना बच्चे अपने आप से काम करेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा और अंदर से क्या है मोटिवेशन भी होगा, जिससे कि महत्व से विरासत का प्राप्त और शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने पर बल भी दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग आप बच्चों को कराना है, करके सीखने पर बल देना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन जो है एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक पर्यावरण का बोझ को कम करना है। तो बच्चों वही कहा गया है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को जो है पर्यावरण जो उसकी दैनिक जीवन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए जो कि महत्व है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण जो है एकीकरण पर्यावरण अध्ययन का अंतर क्या है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़ों के बजाय संपूर्णता को जल्दी से समझता है। जैसे पहले बच्चा संपूर्ण पेड़ को समझता है, बाद में उसकी शाखाओं को। पहले बच्चा क्या है पेड़ देखेगा, पेड़ में क्या क्या चीज है, अच्छा ये चीज है, पत्तियां निकले हैं, फूल निकले हैं, फिर उनके बाद में शाखाओं को पहचानता है। एकीकृत का अर्थ होता है कि एक विषय में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाना। उसका उपागमन सिफारिश 2000 एनसीएफ 2005 के एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण विषय को एकीकृत स्वरूप को प्रदान करने के लिए प्रकरण जो थीम बांटा गया है। जैसे हमने आपको भी 6 थीमें बताई है, ठीक है, वो 6 में इसके अंतर्गत रखी गई है, 3 से 5 के अंतर्गत। अब चलते हैं अगले पॉइंट। जैसे ये थीमें आपकी हो जाएंगी, कौन कौन सी 6 थीमें हैं तो याद रखिएगा। और ये आपकी मुख्य थीमें हैं, ठीक है, जो 6 थीम है मुख्य थीमें। अगर उप थीम पूछ लिया जाए, जो उप थीम है आपकी, ये 4 उप थीम है। जानवर, पौधे, संबंध और कार्य और खेल। और मुख्य थीम पूछे परिवार और दोस्त, भोजन, घर आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीमें याद रखिएगा और मुख्य थीम है आपकी 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे अगले पॉइंट पे, अगर देखते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब जानते हैं परिवार एवं मित्र क्या होता है, इनके एक एक पॉइंट सब समझ लेते हैं। देखिए, परिवार एवं मित्र पौधों एवं जानवरों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि बच्चे यह समझ सके कि उनके साथ हमारा गहरा संबंध होता है और हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। देखिए, परिवार और मित्र, जैसे परिवार के अंतर्गत बच्चा रहेगा और परिवार में कई चीजें होती हैं और पौधे मित्र भी सब साथ में रहते हैं। तो इसका क्या है, वो बस वो चीजों को समझ सके, ठीक है, कि उसका लगाव हो सके। और रिश्ते और संबंध क्या है, रिश्ते और संबंध के बारे में पढ़ेंगे इस उपकरण में। जो आपकी सब थीम के अंतर्गत आते हैं, बच्चे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके साथ रहते हैं, और किसी दूसरे के स्थान पर चले जाते हैं तो उनका रिश्तों में क्या बदलाव आता है इसका भी ज्ञान कराया जाता है। जैसे आप आज जाते हो अपने मामा के घर, तो वहाँ पे आप मौज मस्ती बहुत करते हो, ठीक, चीज़ें नई नई चीज़ें सीखते हो, घूमते हो, उनकी लैंग्वेज भी सीखते हो। हर जगह का अलग अलग पर्यावरण होता है, तो रिश्ते संबंध से भी आप चीजें सीख सकते हो। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट। और कार्य और खेल से क्या आप समझोगे, कार्य व खेल, कार्य क्या है, इस उपकरण में उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस से काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं। इस जो इससे उन्हें लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को कुछ लोगों को भावनात्मक रूप से समझने में सहायता भी प्रदान होती है। कार्य मतलब होती है जैसे कि महिलाएं काम करती हैं, पुरुष क्या है बहुत कम काम करते हैं। तो क्या है कुछ काम करते हैं, इससे भी लिंग भेदभाव होता है, जैसे रूढ़ वरिता लिंग।
जैसे महिलाएं रोटी बनाती हैं और क्या है जो जेंट्स होते हैं मेल होते हैं वो बाहर का काम करते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को पता चलता है कि लिंग भेदभाव हो रहा है, जबकि दोनों को एक एक जैसा ही काम करना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉसिबल मतलब जेंट्स हैं तो घर का काम थोड़ा बहुत हाथ मिटाना चाहिए। अब चलते हैं खेल क्या है। बच्चे जो खेल खेलते हैं उसका वे विश्लेषण करते हैं। वो पारंपरिक खेल या आधुनिक खेलों के अंतर करते हैं और समझते हैं कि खेल सभी के लिए सामान्य होते हैं और खेलों में कोई बंटवारा नहीं होता है। और बिल्कुल जब आप साथ में खेल खेलते हो तो सबके साथ ही में खेलते हो, इसमें कोई बंटवारा आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये खेल के माध्यम से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया। बच्चों को उनके वास्तविक संसार यत यानी प्रकृति और सामाजिक संस्कृति से परिचय कराना और पर्यावरण की समझ को विकसित करना, प्रकृति से पारंपरिक निभरता को संबंध का ज्ञान कराना होता है। यह एनसीएफ 2005 पे जोर देता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या क्या जोर देता है। पहला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण संबंधी विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूलन मनोवृत्ति रुचि और मूल्यों को प्रोत्साहित और पोषित करना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा अवलोकन रचनात्मक सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। चौथा हो जाएगा पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मुख्य तुलना करना, ताकि अतीत में वर्तमान पर्यावरण को क्या बदलाव आए और उनकी समझ को विकसित करना। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों की जागृति करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके अगला पॉइंट हो जाएगा सिक्स पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण के संरक्षण तथा संबंध के लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व करना। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रश्न करने की परिकल्पना करने की क्षमता को प्रयोग को विकसित करना। जैसे बच्चों को प्रश्न करने की मतलब वो सलाह देनी चाहिए। बच्चे जब प्रश्न करेंगे तो उनकी कल्पना शक्ति क्या है बहुत बढ़ेगी। जैसे आप चीज़ें क्या है चीज़ें पूछोगे मुझसे, तो आपको जागरूकता है पूछने की, तो आपकी कल्पना शक्ति में विकास होगा। प्रयोग के निष्कर्ष निकालने के लिए क्षमता का विकास करना और बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले और खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान व समय भी दिया जाए। जितना बच्चा खोज के करेगा, जितना आप बच्चों को अवसर दोगे, बच्चा उतना ही अच्छा सीखता है और हर चीज़ क्या है वो काफ़ी टाइम तक भी रहती है। भौतिक और सामाजिक परिवेश से प्रति संवेदनशीलता प्लस का विकास भी होता है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है। अगला हम देख लेते हैं। और वीडियो जिसने नहीं शेयर किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अवधारणाएं प्रस्तुतिकरण के उपागमन क्या है। क्रिया आधारित उपाय प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चे में पर्यावरण का गुणवत्ता एवं प्रकृति साधनों के प्रति संवेदनशील और विकास किया जा सके। इसलिए यह जो है अध्यापक को बच्चे के आसपास परिवेश और खुले मिलने के अवसर भी दिए जाए। ठीक है, जितना बच्चों को आप खुले मिलने या परिवेश के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चा जल्दी सीखेगा और वो काफ़ी टाइम तक भी रहता है। अब चलते हैं क्रिया क्या है। क्रिया आधारित शैक्षणिक क्रियाएं निम्न प्रकार की होनी चाहिए। जैसे पहली हो जाएगी क्रिया अधिगम स्पष्ट रूप से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिया वास्तविक जीवन पे आधारित और सुखद आनंदमय होना चाहिए। सेकंड हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट सुरक्षित हो वह स्थान समय से कोई सीमा ना हो। और फिफ्थ हो जाएगा आपका जो है क्रिया बच्चों में रुचि और जिज्ञासा की जागरूकता की वाली होनी चाहिए। जैसे क्रियाएं जो आप करा रहे हो बच्चों को उसकी रुचि के हिसाब से आप रखें और जिज्ञासा मतलब उसको उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा। अगर उसकी रुचि के हिसाब से होगा तो बच्चा क्या उसके अंदर जिज्ञासा भी लाएगा। क्रियाओं बच्चों के अनुभव आधारित हो और सभी सम्मिलित भी करती हो। ठीक है, तो ये आपकी क्रियाएं अंतर्गत होनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हो। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्रियाओं के उपागमन के जो 4 चरण है कौन है। जैसे नियोजन करना, पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर आपका क्या करोगे क्रिया का संचालन करोगे, फिर मूल्यांकन करोगे, फिर लास्ट में पुष्टि करोगे जो फीडबैक आप दोगे। ठीक है, ये 4 जो सीरियल नंबर से याद रखिएगा, कई बार सीरियल नंबर से ही पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्रिया पर आधारित उपागमन क्या है, तो ये भी जानिएगा। जैसे क्रिया आधारित उपागमन के उपयोग क्या है।
अमूर्त अवधारणाओं को समझने में, अमूर्त अवधारणाएं क्या है, बच्चों को जो चीजें पहले पता होती है, जो बच्चे क्या छू सकता है, देख सकता है, तो अवधारणाओं को आप समझने में उसमें मदद होगा। बहुकेंद्रियों का प्रयोग करने और अवसर मिलते हैं। क्रिया आधारित उपागमन करके सीखने सिद्धांतों का काम करता है। क्रिया आधारित उपागमन सृजनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है। साथ में क्रिया आधारित उपागमन शारीरिक मानसिक विकास के सिद्धांतों का काम भी करता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं सहयोगी आधारित उपागमन क्या है, तो सहयोगी आधारित उपागमन जान लेते हैं इनके बारे में। एक मिनट, सॉरी, चलो जानते हैं कि सहयोगी आधारित उपागमन क्या है। डेविस के अनुसार जो है सहयोगी शिक्षण जो आधारित अधिगम सीखने के अनेक मौके उपलब्ध कराता है, समूह में कार्य करने पर जोर देता है, जो परस्पर निर्भरता को सिखाता है। ये सहयोग किसके द्वारा कहा गया है, डेविस के अनुसार ये कहा गया है। बच्चों को क्या करना है, आधारित अधिगम अनुभव देना है और साथ में कैसा होना चाहिए, समूह में कार्य करने पे जोर देता है। ठीक है, ये इनका कहना है डेविस का। अगर बच्चा समूह में सीखेगा तभी बच्चा के अच्छे मतलब एक दूसरे का, जैसे बच्चे क्या है एक दूसरे से समूह में बैठे और हर बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है और अपने अपने अगर अनुभव देते हैं एक दूसरे को, तो बच्चा क्या है रचनात्मक शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ में संज्ञानात्मक भी शक्ति बढ़ेगी, साथ में जो है क्रिया उनका विकास भी होगा। ठीक है, जैसे चीजें आप क्या है ग्रुप में सीखते हो तो कुछ ज्यादा ही चीजें सीख लेते हो। चलते हैं अगले पॉइंट पे। सहयोगी अधिगम के 3 सिद्धांत है, जैसे सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, सामान्य स्तर पे सक्रियाएं भी होती हैं। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा सहयोगी अधिगम के उपयोग। सहयोगी अधिगम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के की क्षमता का विकास करता है। एक दूसरे के घुलने मिलने के कौशल को क्या है विकास होता है। ओके, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जानिएगा। मूल्यांकन एक होता है मापन अंक बराबर संख्या मात्रक प्रदान करना। जैसे ए का अंक है 100 में से 60, तो मापन मात्रक का प्रवृत्ति का होता है। ठीक, मूल्यांकन होता है कि आपको कि बच्चे का कितना मूल्यांकन हुआ, कितना अच्छा वो कर पा रहा है। जैसे आपने टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट में आप देख रहे हो बच्चे ने कितना किया है, तो 60 मतलब आपने 100 का लिया तो 100 में से बच्चे का कितना मार्क्स आया है, तो आपको उसी हिसाब से आप मूल्यांकन लगा सकते हो बच्चों ने कितना सीखा है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे आप अभी सीटेट का सीरीज दे रहे होगे टेक्स्ट बुक पे, तो आप देख रहे होगे कि आपने कितना सीखा है। सीटेट का जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका जो है 150 में मार्क्स जितना आता है, तो आपको लगता है कि आपने कितना सीखा है हर चीज। ठीक है, तो अगर आपका 110 प्लस आ रहा है तो आप कोशिश और कर रहे हो कि और अच्छा भी मार्क्स लाएं। तो ये चीज आप अपने आप मूल्यांकन भी कर सकते हो। आकलन क्या होता है, आकलन, आकलन के बारे में जानिए। आकलन का उद्देश्य होता है लर्निंग करना, मतलब लर्निंग करना मतलब आकलन होता है कि लर्निंग करना। यह हमेशा शिक्षण के साथ होता है। जैसे हम आपको जो करा रहे हैं अभी, तो बीच बीच में आपसे हम पूछते रहें, वो उसे कहते हैं कि मतलब चीज़ें को आपको जैसे चीज़ें आपको जो याद नहीं आ रही है या फिर आपको जो पूछना है जो भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे साथ पूछ सकते हो। ओके, इसका उद्देश्य बच्चे में सुधार करना, तो उस चीज़ों को हम क्या है सुधार देंगे, हाँ ये ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, इसकी गुणवत्ता की प्रवृत्ति भी होती है। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण शिक्षण जो है चुनौतियाँ और समस्याएं। चुनौतियाँ क्या है, तो दुनिया का प्रत्येक बालक अपने आप ही में विशिष्ट होता है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके सीखने की शैली होती है, स्तर के अनुसार उनका अपना बुद्धि होता है। प्रत्येक बच्चे को उससे के पढ़ाना ही एक शिक्षण की चुनौती होती है। ठीक है, तो ये आपकी चुनौतियाँ हो गई। ओके, और वीडियो जिससे शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करो। चुनौतियों के जो है इस पे हम कल बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो चुनौतियों के बारे में हम कल बात करेंगे इस पे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।